तो कहानी स्टार्ट होती है तीन यंगस्टर्स को दिखाते हुए जिनका नाम था जेसिका, कैलेब और टेरेसा। ये लोग छुट्टियां मनाने आए होते हैं जहां कैलेब और टेरेसा लेक साइड मस्ती कर रहे होते हैं। पर जेसिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो अंदर कमरे में ही आराम कर रही थी। फिर जेसिका की फ्रेंड टेरेसा उसको चेक करने जाती है और जेसिका के साथ खूब मस्ती करती है और उसको एक किताब भी पढ़कर सुनाती है। तभी जेसिका को पता नहीं क्या हो जाता है, वो अजीब सी वॉइस में उस किताब को पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज ऐसी लग रही थी कि जैसे उसके अंदर कोई और हो। उसको उल्टियां आने लगती हैं और उसकी आंखों का भी कलर चेंज हो जाता है, जिसके बाद अचानक से वो अपने दोस्त के बाल उसके सर से अलग कर देती है और बाहर जाके जेसिका कैली का सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है। जिसके बाद हमें जेसिका को हवा में उड़ता हुआ दिखाया जाता है। वेल, अब तक तो आपको समझ नहीं आया होगा आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा था और जेसिका कौन थी। तो इसके लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो हम एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं जिसमें एक अपार्टमेंट में एली नाम की एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो अपने हस्बैंड से अलग रहा करती थी। एक रात एली की सिस्टर उसके घर आती है जिसका नाम बेथ था। बेथ एली के बच्चों को गिफ्ट देती है जो उनके लिए लाई थी। बेथ एली के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लाई थी क्योंकि वो ये बात नहीं जानती थी कि एली अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। जब बेथ एली से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है तो वहाँ पर उदासी वाला माहौल बन जाता है। इसलिए एली अब बेथ से अकेले में बात करने के लिए अपने बच्चों को पिज्जा लेने के बहाने बाहर भेज देती है। जब बेथ को एली के हस्बैंड के बारे में पता चलता है तो वो एली से कहती है कि इस बारे में उसे बताना चाहिए था। दूसरी तरफ जब बच्चे पिज्जा लेकर वापस आ रहे थे तो अचानक से वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है और तीनों बच्चे कार पार्किंग एरिया में रुक गए थे। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है कि अर्थक्वेक की वजह से पार्किंग एरिया में एक बहुत बड़ा सुराग बन गया है, इतना बड़ा कि इंसान उसमें आराम से आ सकते थे। डैनी अब उस सुराग के अंदर चला जाता है जहाँ उसको कुछ किताबें और ऑडियो टेप्स मिलते हैं। उन ऑडियो टेप्स के ऊपर पार्ट 1, 2 और 3 लिखा हुआ था। उसे कुछ प्रीस्ट फादर की फोटोज भी मिलती है और उसको वहाँ पर बहुत सारे होली क्रॉस भी दिख रहे हैं जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी बुरी आत्मा को कैद करने का जादू किया होगा। साथ में वो एक कब्र को भी देखता है जिसमें जीसस क्राइस्ट की मूर्ति निकलती है और उस कब्र में एक किताब भी मिलती है जो कपड़े से ढकी होती है। डैनी बिना कुछ जाने उस किताब को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ इनकी मॉम एली इनके लिए परेशान हो रही थी क्योंकि टीवी पर ये न्यूज आ रही थी कि अर्थक्वेक की वजह से आसपास की बहुत सारी बिल्डिंग को नुकसान हो गया है। इसलिए एली अपने पड़ोस के एक लड़के के पास जाती है और उससे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए हेल्प मांगती है। मगर थोड़ी देर बाद एली के बच्चे लिफ्ट से घर वापस आ जाते हैं। एली अपने बच्चों को बहुत डांटती है, कहती है कि अर्थक्वेक आने पर लिफ्ट यूज नहीं करते। इतना कहकर वो अपना काम करने लगती है। वो लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेकर जाने वाली थी। दूसरी तरफ डैनी उस किताब और उन ऑडियो टेप्स को लेकर कमरे में चला जाता है और अब वो उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा था पर वो खुल नहीं रही थी क्योंकि वो किताब नुकीले दांतों से बंद थी। वो किताब ऐसे लग रही थी कि जैसे किसी का मुंह हो। तभी डैनी की उंगली उन दांतों पर लग जाती है जिससे खून आने लगता है और वो खून उस किताब पर गिर जाता है और वो किताब उस खून को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और तभी वो किताब खुल भी जाती है। उस किताब में बहुत अजीब अजीब तरह की तस्वीरें थी जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो। डैनी उस किताब को तो नहीं पढ़ता पर जो उसे ऑडियो टेप्स मिली थी उन्हें चलाकर सुनने लगा है। उस पहले ऑडियो टेप्स में एक फादर थे जो बता रहे कि हमने अपने साथियों के साथ इस किताब को जानने की कोशिश की है। इसमें अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है। डैनी अब दूसरी ऑडियो टेप चलाता है जिसमें फादर बता रहे थे कि उन्हें ये किताब मिली कहाँ से थी। पर अचानक से उस ऑडियो टेप में से एक अजीब सी आवाज आने लगी है जैसे कोई काली ताकत उसमें कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डैनी उस टेप को रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रोकती। तभी हम देखते हैं उस काली ताकत को जो उस टेप में से आजाद होकर एली के अंदर चली जाती है, जो आते ही एली की हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ देती है और उसे बहुत बेरहमी से मार रही थी। उधर डैनी उस ऑडियो टेप को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं रोक पाता। इतने में इनके यहाँ लाइट चली जाती है और इस किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं। जब एली की बेटी लाइट चेक करती है तो सब जगह लाइट थी सिवाय इनके घर के। मतलब जो कुछ गलत हो रहा था वो सिर्फ इनके घर में ही हो रहा था। कुछ देर बाद एली अपने घर वापस आ जाती है जो देखकर थोड़ी ठीक लग रही। वो खुद अपने घर आई थी मगर थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो काली ताकत थी वो उसके अंदर आ गई थी। उसने एली की हड्डियों को तोड़ दिया था पर अब एली बिल्कुल ठीक चल रही थी और किचन में जाके अंडे पकाने लगती है। जब उसके पास उसकी बहन आती है और उसे बुलाती है तो तभी वो उल्टियाँ करने लगती है और उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा था। एली जब थोड़ा सा होश में आती है तो कहती है वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाने देना। इतना कहकर एली बेहोश हो जाती है। बेथ और एली के बच्चे उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं पर सब लिफ्ट में जाने से डर रहे थे और अर्थक्वेक की वजह से सीढ़ी
हड्डियां भी टूट गई थी। खैर ये लोग अब एली को कमरे में ही लिटा देते हैं। इनके पड़ोस वाला लड़का जिससे एली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी, वो एली की आंखों को बंद करता है, पर वो फिर खुल जाती है, वो फिर बंद करता है, वो फिर खुल जाती है। फिर ये सब मिलकर एली के लिए प्रे करते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि एली अब मरने वाली है। बेथ एली के पास बैठी है और उसे बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। तभी बेथ के फोन पर कॉल आती है, जो किसी और की नहीं, खुद एली की ही थी, जो अपनी बहन से कह रही थी कि उसकी बॉडी जल रही है, उसे कोई बचाए। तभी एली जिंदा होकर बैठ जाती है। जब बेथ एली की बॉडी को टच करती है तो वाकई में उसका जिस्म गर्म था और ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी आग में जल रही हो। तभी बेथ एली को बाथटब में ले जाती है और तभी अचानक से एली बाथटब से निकल के दरवाजे पर चढ़ जाती है। वो इतने जोर से चिल्लाती है कि उसकी चीख से सभी बेहोश होने वाले थे। एली एक एक करके सभी को मारने की कोशिश करती है। वो अपनी बेटी को मारने ही वाले ही थी कि तभी उसका बड़ा बेटा डैनी उसका पीछे से हमला करता है और उसे दूर करता है, क्योंकि वह ये जानता था कि उसकी मॉम के अंदर कोई काली ताकत आ गई है। इधर एली अपने पड़ोस वाले लड़के पर हमला करती है और उसकी आँख को निकाल देती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। और तभी बेथ अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी थे। जब बेथ दरवाजे के होल से देखती है तो वहाँ पर जितने भी लोग थे एली ने उन सबको मार दिया था। यहाँ एली की बेटी अपने भाई डैनी से लड़ती है, कहती है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही उस ऑडियो टेप को चलाया था और उस किताब को। इधर ये सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। दूसरी तरफ एली अपनी सबसे छोटी वाली बेटी को अपनी बातों में बहला फुसलाकर थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है। इधर एली की बड़ी बेटी के साथ भी बहुत अजीब चीजें होने लगी है। उसका चेहरे पर एक अजीब सा निशान आने लगा था, उसके मुंह में से कीड़े निकल रहे थे। जब बेथ एली की बड़ी बेटी के पास जाती है तो वो किचन में से कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब वो भी अब उस काली ताकत के कंट्रोल में थी जिसके कंट्रोल में एली थी। इसका मतलब एली की बड़ी बेटी भी पजेस्ड हो गई थी। वो अपनी आंटी बेथ पर हमला करती है और अपनी बहन को मारने की भी कोशिश करती है। तभी उसकी छोटी बहन अपनी डॉल से उसके सर में मार देती है और अपने आप को बचा लेती है। अब डैनी बेथ को बताता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ था। अब बेथ सब जानने के बाद डैनी के कमरे में जाती है ताकि वो आखिरी वाली ऑडियो टेप को सुन सके। बेथ हेडफोन लगाती है और ऑडियो टेप को सुनने लगती है, क्योंकि जो भी गलत हो वो उसके साथ ही हो। बेथ जब आखिर और तीसरी रिकॉर्डिंग को सुनती है तो फिर बेथ को सारी सच्चाई का पता चलता है। ये किताब एक प्रीस्ट फादर को मिली थी और ये किताब वो पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन चर्च वालों ने फादर को चर्च से निकाल दिया था, क्योंकि ये डिमोनी किताब थी। ये इंसानी स्किन से बनी थी और इस पर इंसानी खून से लिखा था। इस किताब में हेलडोजर के खतरनाक डिमंस को बुलाने के तरीके लिखे थे। इन सब बातों को वो फादर समझना चाहते थे। ये बात सुनकर बेथ भी इन बातों पर यकीन करने लगी थी। दूसरी तरफ किचन में एली की बड़ी बेटी डैनी पर हमला करती है और उसे जला देती है। जिस कमरे में बेथ थी अब वहाँ पर भी एली आ जाती है। बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है। एली यहाँ पर अपने मुंह से बोलती है, मैं जो भी हूँ तुम लोग मुझे आसानी से हरा नहीं सकते। अब बस बेथ और एली की छोटी बेटी ही बचे थे। यहाँ एली बेथ को मारने की वाली थी। तभी एली की छोटी बेटी बेथ को कैंची देती है, जो वो एली के मुंह में डाल देती है, जिससे वो कुछ वक्त के लिए रुक जाती है और बेथ जल्दी से गन लेती है और दरवाजा को तोड़ने की वाली थी। लेकिन तभी एली आ जाती है और तभी बेथ गन से एली पर गोली चला देती है और वो गोली एली की टांग पर लगती है। अब एली अपनी छोटी बेटी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, पर उसकी छोटी बेटी कहती है तुम मेरी मॉम नहीं हो। और अब जिन लोगों को एली ने मारा था वो जिंदा होने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि शाम तक कोई नहीं बचेगा। अब एली की छोटी बेटी और बेथ के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, पर लिफ्ट बंद थी, क्योंकि लिफ्ट के दरवाजे के अंदर चाबियां फंसी हुई थी। क्योंकि जब एली के अंदर वही काली ताकत आई थी तो उस वक्त एली के हाथ में चाबियां थी। कैसे न कैसे करके एली की छोटी बेटी चाबियों को निकाल कर लिफ्ट को चला देती है, मगर हमें दिखाया जाता है कि डैनी और एली की बड़ी बेटी, जिनको वो काली ताकत कंट्रोल कर रही थी, ये दोनों खुद को लिफ्ट से कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी वैसे वैसे खून अंदर आ रहा था। उधर उस किताब का पन्ना पलटा है और एक अजीब से पेज दिखता है जिसमें बहुत खतरनाक सा क्रिएचर बना था और देखते ही देखते एली भी अब उस क्रिएचर में बदल जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है वैसे ही खून भी बाहर आता है। अब बेथ और एली की छोटी बेटी जल्दी से गाड़ी में बैठे जा रहे थे, पर उनके सामने दोबारा से एली आ जाती है, जो कि अपने क्रिएचर वाले रूप में थी। वो अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है। तभी बेथ चैंसर लेकर उसे मारती है, मगर साथ ही वहाँ डैनी और एली की बड़ी बेटी भी आ जाती है। बेथ उन तीनों को ग्राइंडर मशीन में डालकर मार देती है। अपने ये तीन लोगों को मारना कोई आसान बात नहीं थी और ये बहुत भयानक सीन था, मगर इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद
बाद बेथ एली की छोटी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है, मगर वो काली ताकत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि एक लड़की जेसिका उस लिफ्ट से नीचे आती है। वो एली के नीचे वाली बिल्डिंग में ही रहा करती थी और जेसिका वही लड़की थी जो हमें कहानी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। अब जब ये लिफ्ट से नीचे आती है तो बहुत सारा खून देखती है। जेसिका पुलिस को कॉल करने ही वाले थी, पर अचानक से वही काली ताकत जो एली के अंदर थी वो जेसिका के अंदर आ जाती है और उसे भी पजेस कर लेती है। वेल, अब आपको समझ आ गया होगा कि जेसिका कौन थी और उसने अपने दोस्तों को क्यों मारा था। तो यहाँ पर इविल डेड राइज की कहानी खत्म होती है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय।